Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the most important topic, that is blood group system. Human blood group system. International Society of Blood Transfusion has found more than 30 types of blood group system. कि ह्यूमंस में तकरीबन 30 से ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो देखे गए हैं। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन सी बेस पर देखे गए हैं? तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर स्पेसिफिक स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं तो उनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलते हैं। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल की सरफेस पर स्पेसिफिक स्पेशल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनकी बेस पर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हैं वो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, अभी तक पाए गए हैं। जो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, वैसे तो 30 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ABO and RH blood group system. These are widely used nowadays. Carl Landsteiner discovered ABO blood group system in 1900. According to the ABO blood group system, there are four types of blood group: blood group A, blood group B, blood group AB और blood group O. रेड ब्लड सेल की सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होते हैं। एंड एंटीजन क्या है? दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है जी। तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होते हैं। एंटीजन क्या है जी? ये स्पेशल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। ओ मीन ज़ीरो, नो एनी एंटीजन प्रेजेंट। तो अकॉर्डिंग टू एबीओ सिस्टम 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। ए और बी एंटीजन के हिसाब से अगर ए और बी एंटीजन होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है। अगर ये एंटीजन नहीं होते तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाता है। रेड ब्लड सेल की अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन मौजूद होता है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये भी एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ए मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन ए है और एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होते। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ ए और एंटीबॉडीज़ बी मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन ए तो एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा में बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडीज़ ए, एंटीजन ए और बी होते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होते, एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज़ ए और बी मौजूद होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि कौन से एंटीजन मौजूद होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम समराइज़ कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, तो सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन से होंगे? बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी, तो सरफेस पे एंटीजन कौन से होंगे? बी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन से होंगे? ए। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी, तो सरफेस पे एंटीजन ए और बी मौजूद होंगे, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं होते। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ, एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में ए और बी मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? ओके जी। तो जो दूसरा सिस्टम है वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है।
RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इसलिए कहते हैं बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीसस मोनकी, तो उसके बाद इसको हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। लैंडस्टीनर और उसके कुलीग्स अलेक्जेंडर ने इसको डिस्कवर किया था। इनके मुताबिक कि RH एंटीजेंस मौजूद होते हैं। एंटीजेंस क्या हैं? वही स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं कि RH एंटीजेंस मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल की सरफेस पे। एंटीजन RH के 5 मेन जो है वो टाइप्स होते हैं, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल E। जो इनमें से कॉमन जो एंटीजन है वो है D। तो इसलिए RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को RHD भी कहा जाता है, RH फैक्टर भी कहा जाता है। पहले हमने देखा कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो उसमें स्पेसिफिक एंटीजन की बात होती है, एंटीजन A और एंटीजन B की। तो यहाँ पे एंटीजन D की हम बात करेंगे, RH एंटीजन की बात करेंगे। ABO बताता है ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। RH बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन RH एंटीजन है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हम कहेंगे पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये हमारे पास ब्लड ग्रुप A है, तो एंटीजन कौन सा होगा? A, और एंटीबॉडी कौन से होंगे? B। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप A है, इसमें एंटीजन A है, एंटीबॉडीज B है, लेकिन इसमें साथ साथ एक और एंटीजन है, एंटीजन RH। तो वो ब्लड ग्रुप जिनमें एंटीजन RH मौजूद हो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जिनमें एंटीजन RH मौजूद ना हो तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास है जी A नेगेटिव, और ये हमारे पास है A पॉजिटिव। ये हमारे पास है B नेगेटिव क्योंकि इसमें एंटीजन RH नहीं है। ये हमारे पास B पॉजिटिव क्योंकि इसमें एंटीजन RH है। AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव। तो अब ABO सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव RH सिस्टम हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम एक मरतबा समराइज करके इसको देख रहे हैं, और आपने ये याद रखनी है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि A नेगेटिव में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एंटीजन A होगा, एंटीबॉडीज़ B होंगी। A पॉजिटिव में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एंटीजन A होगा, एंटीबॉडीज़ B होंगी, साथ में एंटीजन RH भी होगा। तो इसी तरह B नेगेटिव में एंटीजन B और एंटीबॉडीज़ A, B पॉजिटिव में एंटीजन B तो होगा ही होगा, एंटीबॉडीज़ A भी होंगे, लेकिन साथ में एंटीजन RH भी होगा। तो इसी तरह आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से एंटीजन और कौन कौन से एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। हमने देखा कि जो एंटीजन A है, एंटीजन B है, तो इसी तरह एंटीबॉडीज़ B और एंटीबॉडीज़ A भी हैं। तो क्या RH एंटीबॉडीज़ भी होती हैं? अगर हम बात करें A पॉजिटिव की, तो इसमें एंटीजन A है और एंटीबॉडी B है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं जो एंटीजन पर अटैक करती हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो जहाँ पे जो एंटीजन होगा वहाँ पे वो एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, ये आपने बात याद रखनी है। अगर एंटीजन A है तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ A नहीं होंगे, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ होंगे तो वो तो अपने एंटीजन को ख़त्म करेंगे। तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ B होते हैं, अपोजिट में होता है, सेम नहीं होते कभी भी। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, एंटीजन B है तो एंटीबॉडीज़ B यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ A हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हम B रखेंगे तो वो अपने ही एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसी तरह एंटीजन A और B के लिए एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो जो RH एंटीजन है, क्या उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अब हम देखेंगे पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसके बाद RH एंटीजन है, तो क्या ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा? ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ये एंटीबॉडी बनाएगा तो ये RH एंटीबॉडीज़ अपने ही एंटीजन को ख़त्म करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वहाँ पे एंटीबॉडी RH नहीं होते, क्योंकि अगर होंगे तो वो अपने ही एंटीजन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज़ एंटीजन को अटैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसी तरह पॉजिटिव में RH एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास एंटीजन होता है। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में तो RH एंटीजन नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में RH एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे तो RH एंटीबॉडीज़ होने चाहिए। द क्वेश्चन इज,
यहाँ पे तो होने चाहिए, लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पर भी नहीं होते। यहाँ पर कब बनेंगे ये आगे चल के हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, होने चाहिए तो नेगेटिव में होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव में भी नहीं होते। कब बनेंगे ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। यहाँ तक ये चीज़ें आपने समझ ली है। ब्लड ग्रुप हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई, ये ABO सिस्टम, एंटीजन A, एंटीजन B, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो जी इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। अगर हमें पता होगा तो हम, अगर पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसको सही तरीके से प्रॉपर जो ब्लड ग्रुप है जिसका जो पेशेंट का है वही उसी तरह डोनर का ब्लड ग्रुप हम देख के उसको वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो उसको मसला नहीं होगा। अगर डिफरेंट ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो पेशेंट के साथ मसला हो सकता है, उसके साथ रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, इसी तरह पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर हम ब्लड ग्रुप हमारे पास बी है, गलती से हमने उसको ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो क्या होगा कि बी में एंटीबॉडीज़ ए होते हैं, वो ब्लड ग्रुप ए के साथ आके मिल जाएंगे और अग्लूटिनेशन करवाएंगे। अग्लूटिनेशन क्या है, क्लपिंग ऑफ सेल्स के जो सेल्स हैं वो आपस में आके चिपक जाते हैं, रिएक्शन होता है। अग्लूटिनेशन के बाद ये जो सेल्स हैं वो सिम्बॉलिस्ट ब्लड वेसल्स में जाके उनको ब्लॉक कर देते हैं और इसी तरह ये पेशेंट के लिए सीरियस हो सकता है। ब्लड ग्रुप हमने पढ़ लिया, ABO सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये पेशेंट है और इसका ब्लड ग्रुप जी है वो A है। फिलहाल हम ABO सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये पेशेंट है, रिसिपिएंट है, इसका ब्लड ग्रुप A है, तो हम इसको पहले A ट्रांसफ्यूज़ करके दे सकते हैं। डोनर हमारे पास A है तो हमने इसको A ट्रांसफ्यूज़ कर दिया। तो जब हमने इसको A ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो इसको कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास वही पेशेंट है, इसका ब्लड ग्रुप है A। जब हमने AS को ट्रांसफ्यूज़ किया तो इसको कोई मसला नहीं हुआ। अब हम इसको B ट्रांसफ्यूज़ करके देखते हैं। तो अब हमने डोनर का ब्लड ग्रुप है B और रेसिपिएंट का है A, तो हम ये ट्रांसफ्यूज़ करके देखते हैं। जब हमने इसको ये ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो इसको मसला हो गया, इसको रिएक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ B हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ B हैं जो डोनर के एंटीजन B के साथ अटैक करेंगे, अग्लूटिनेशन करवाएंगे। याद रखें, जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें तो आपने रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ देखने हैं। मैंने बताया था कि एंटीबॉडीज़ एंटीजन पे अटैक करते हैं। एंटीबॉडीज़ B एंटीजन B पे अटैक करेंगे, एंटीबॉडीज़ A एंटीजन A पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ देखने हैं और वहाँ पे आपने वो एंटीजन नहीं भेजना। तो इसके पास जी एंटीबॉडीज़ B हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन भेज रहे हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, इस एंटीजन के साथ अटैक करेंगे, इसके साथ अग्लूटिनेशन करवाएंगे, क्लपिंग करवाएंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे रेड ब्लड सेल्स को, तो पेशेंट को रिएक्शन होगा। तो इसलिए हम B जो है वो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे। एक और बात आपने यहाँ पे समझनी है कि सर ये जो डोनर हैं इसके एंटीबॉडीज़ भी तो हैं, तो क्या डोनर के एंटीबॉडीज़ रिसिपिएंट के एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उन पर अटैक नहीं करेंगे? तो ये आपने डोनर के एंटीबॉडीज़ नहीं देखने। डोनर के एंटीबॉडीज़ मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज़। तो ये मैटर क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होती है, 250 ml होती है या 450 ml होती है। तो जब हम ये ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ये यहाँ इसकी बॉडी में जाने के बाद ये डाइल्यूशन में चली जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो डोनर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपने नहीं देखने, आपने देखने हैं रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज़। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। तो अब हम, ये पेशेंट है हमारे पास, इसका ब्लड ग्रुप है A, हमने इसको A ट्रांसफ्यूज़ किया, उसको कोई मसला नहीं हुआ। B जब हमने ट्रांसफ्यूज़ किया तो उसको रिएक्शन हो गया, मसला हो गया। अब हम AB ट्रांसफ्यूज़ करके देखते हैं। जब हमने इसको AB ट्रांसफ्यूज़ किया, इसके पास एंटीबॉडीज़ कौन से हैं, A। रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ आपने देखने हैं, याद रखना है। तो जब हमने ट्रांसफ्यूज़ किया तो हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इसके पास एंटीबॉडीज़ कौन से हैं, B। ठीक है, तो रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ आपने देखनी है। जब हमने ट्रांसफ्यूज़ किया तो हम एंटीजन B भेज रहे हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ जाके इस B एंटीजन पर अटैक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी हम नहीं दे सकते। ब्लड ग्रुप O अगर हम इसको दें, A है रेसिपिएंट, A दे दिया, ओके। B ने मसला किया, AB ने भी मसला किया, O देते हैं।
तो जब हम इसको ओ देंगे तो इसके पास एंटीबॉडीज़ कौन से हैं, बी। तो ए ओ के पास जो है कोई भी एंटीजन नहीं है, जब ओ दिया तो इसको कोई भी मसला नहीं हुआ, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बी हैं तो एंटीजन कोई भी नहीं आ रहा, तो कोई भी मसला नहीं हुआ। इसी तरह जी हम ओ को जो है कौन से ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, ए और ओ ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ए को हम ए और ओ दे सकते हैं। इसी तरह ये चार्ट है, आप समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि कौन सा जो पेशेंट है उसका ग्रुप कौन से ग्रुप से ब्लड ले सकता है। इसी तरह आप इस पे ये यहाँ पे ड्रा करके ए है तो ए, बी है तो बी, फिर आप मैच करते जाएं। देखना आपने ये है कि जो इसके पास एंटीबॉडीज़ हैं वो आपने एंटीजन नहीं भेजना। अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो याद रखें पॉजिटिव और नेगेटिव में आपने नेगेटिव नेगेटिव को दे सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को कभी नहीं देना आपने। क्यों, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, लेट्स सी। हमारे पास ब्लड रेसिपिएंट है, उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। तो ए को हम सबसे पहले ए पॉजिटिव देते हैं। ओके जी, ये ओके हो जाएगा। अब ए पॉजिटिव के पास कौन सी, ए पॉजिटिव के पास होता है एंटीजन ए, एंटीबॉडीज़ बी एंड RH एंटीजन, याद है ना। ठीक है जी, तो जब हम इसको ए पॉजिटिव देंगे कोई मसला नहीं होगा, ए नेगेटिव देंगे तब भी कोई मसला नहीं होगा। इसको ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ओ नेगेटिव भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं ए नेगेटिव की। तो ए नेगेटिव को हम जस्ट नेगेटिव ही देंगे, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव, पॉजिटिव हम इसको नहीं देंगे, क्योंकि ए नेगेटिव में हमने क्या पढ़ा था कि ए नेगेटिव में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडीज़ बी होते हैं और RH नहीं होता। तो जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव देंगे, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, जो RH एंटीजन है वो उसकी बॉडी में भेज रहे हैं। जब आप इसके पास RH एंटीजन भेजेंगे, तो पहले मैंने बताया था कि नेगेटिव के पास RH एंटीबॉडीज़ नहीं होते। वो कब बनाता है, वो तब बनाएगा जब आप उसको RH एंटीजन भेजेंगे। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को देंगे तो नेगेटिव के पास वैसे RH एंटीबॉडीज़ नहीं होते। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव को देंगे तो उसके पास एंटीजन चला जाएगा और वो RH एंटीजन उसके लिए नई चीज़ होगी, तो वो उसको देख के अपनी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा और RH एंटीबॉडीज़ बना के वो RH एंटीजन को ख़त्म करना शुरू कर देगा, तो रिएक्शन हो जाएगा उसकी बॉडी में। इसलिए आप पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकते। अब हमने समझ लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव और किस तरह हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल जो डोनर है वो ओ नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव नहीं। ये अब बहुत से कम जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, उनको ये तो पता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ओ नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि नेगेटिव हम सबको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हम नेगेटिव को नहीं दे सकते। अगर हम बात करें ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि ये सबसे ले सकता है। ए बी नेगेटिव नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं ले सकेगा, तो इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको ब्लड दे सकता है। अगर हम ओ नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ नेगेटिव ये सबको ब्लड जो है वो दे सकता है। और इसी तरह जो ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये ए बी पॉजिटिव रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसी तरह आप इन चार्ट्स को देखते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे जी मल्टीपल एलीलीज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम इसको जेनेटिकली स्टडी करेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ए बी, ये कैसे बनता है। तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। तो क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन होते हैं। जीन क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए है और इट प्लेज रोल इन द इनहेरिटेंस। ये ट्रांसफ़र करता है करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अगर कलर बच्चे का जो है स्किन कलर है, आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये पेरेंट्स के हिसाब से होते हैं,
क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के क्रोमोसोम से बने हुए होते हैं और पेरेंट्स के क्रोमोसोम से बच्चों की तरफ जो है वो जीन ट्रांसफ़र होते हैं और जीन क्या करते हैं, उन खसूसियात को, वालिदैन की जो पेरेंट्स की खसूसियात हैं उनको बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरह जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कैसे बनते हैं, वो भी इसी तरह बनते हैं। 3 एलीलीज होते हैं। एलीली क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन को एलीली कहते हैं। तो 3 एलीली होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। अब ये एलीली क्या करते हैं, ये जो है वो बच्चे में जाके वो स्पेसिफिक एंटीजन बनाते हैं। आई का क्या मतलब है? आइसो अग्लूटिनोजन। आइसो अग्लूटिनोजन को सिंपल हम एंटीजन भी कह सकते हैं, जैसे हम पढ़ के आए हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी, आर एच एंटीजन, एंटीजन डी। तो जब एलीली आई ए है, एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगा, एलीली आई बी है, एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगा, और जो एलीली स्मॉल आई है ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अब इस यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बच्चे में जो एंटीजन ए और एंटीजन बी हम पढ़ के आए बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे? वो पेरेंट्स की तरफ से एक स्पेसिफिक जीन आ रहे थे। तो जीन की जो डिफरेंट फार्म होती है, अब यहाँ पे जीन की कौन सी कितनी फार्म है? 3 फार्म है। इन सब का काम क्या है? ब्लड ग्रुप पे काम करना, लेकिन फार्म डिफरेंट है, आई ए, आई बी, आई। तो जो आई ए है और आई बी है ये डोमिनेंट होती हैं और जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव होती है। क्रोमोसोम नंबर 9, पेरेंट्स के क्रोमोसोम नंबर 9 पर ये जो एलीली होते हैं, आई बी, आई ए और स्मॉल आई, तो मदर की तरफ से भी ये एलीली आती है एक, और एक जो है वो फादर की तरफ से एलीली आती है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, कब बनेगा, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की तरफ से कौन से एलीली आ रहे हैं। कि अगर मदर की तरफ से आई ए आ रहा है, फादर की तरफ से आई ए आ रहा है, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो ए बनेगा, क्योंकि आई ए एंटीजन ए है। ठीक है जी। मदर की तरफ से आई बी आ रहा है और फादर की तरफ से आई ए आ रहा है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा, क्योंकि जो आई ए है वो एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगी, जो आई बी है वो एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगी। दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों एक्सप्रेस होंगे। मदर की तरफ से स्मॉल आई आ रहा है एंड फादर की तरफ से कैपिटल आई ए आ रहा है, तो जो ब्लड ग्रुप है वो ए बनेगा, क्योंकि जो कैपिटल आई ए है वो डोमिनेंट है, स्मॉल जो आई है वो रिसेसिव है। तो जब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव रखेंगे तो डोमिनेंस एक्सप्रेस होती है, जो रिसेसिव है वो हाइड हो जाती है, मास्क हो जाती है। तो ये ब्लड ग्रुप जो है वो ए बनेगा। अब अगर मदर की तरफ से आई ए है और फादर की तरफ से आई बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, क्योंकि दोनों एंटीजन बनेंगे। मदर की तरफ से बी है, फादर की तरफ से बी है, तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। मदर की तरफ से स्मॉल आई है, फादर की तरफ से बी है, तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा क्योंकि स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव होती है, वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाती। तो यहाँ पे जस्ट एंटीजन बी ही बनेगा, तो ब्लड ग्रुप बच्चे का बी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि मदर की तरफ से आई ए आ रहा है और फादर की तरफ से स्मॉल आई, तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा, क्योंकि ए डोमिनेंट होता है स्मॉल आई के ऊपर, तो ये स्मॉल आई रिसेसिव होता है, ये हाइड हो जाएगा। मदर की तरफ से बी आ रहा है, फादर की तरफ से आई आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा। मदर की तरफ से आई आ रहा है स्मॉल, फादर की तरफ से भी स्मॉल आई आ रहा है, तो हम ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये जो चार्ट है ये हमें बता रहा है जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा, कि कौन सा एलीली आएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये आसानी से समझ सकते हैं। जीनोटाइप भी मैंने रखा है और फिनोटाइप भी रखा है। जीनोटाइप का मतलब है कि जो जेनेटिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है। फिनोटाइप का मतलब है जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा बनेगा। तो जो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए जीनोटाइप कौन सा होगा, आई ए, या उसके लिए होगा कैपिटल आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, तो जब कैपिटल के साथ स्मॉल आएगी तो कैपिटल एक्सप्रेस होगा, स्मॉल कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। बी के लिए ये हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल आई बी और या आई बी और स्मॉल आई। तो ए बी के लिए ये हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी। और ओ के लिए ओ कब बनेगा, जब दोनों स्मॉल होंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास बनेगा ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। तो इस चार्ट को भी आप देख सकते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मल्टीपल एलीलीज के बारे में। एलीली क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। तो पेरेंट्स की तरफ से डिफरेंट एलीली आती हैं, तो उस हिसाब से बच्चे का ब्लड ग्रुप बनता है। एलीली 3 होती हैं, आई ए,
आई बी स्मॉल आई। ठीक है, तो जब आई ए आएगी वो एंटीजन ए प्रोड्यूस करेगी, आई बी आएगी एंटीजन बी प्रोड्यूस करेगी, स्मॉल आएगी आई आएगी तो वो कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो इस तरह इन चार्ट्स को आप देखते रहें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो ए बी ओ के एलिलीज के पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास एलिलीज होते हैं, आर एच एलिलीज। ठीक है जी, आर एच डी के एलिलीज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो है वो आर एच डी के एलिलीज पाए जाते हैं। 2 एलिलीज मौजूद होते हैं, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। ठीक है, तो ये एलिलीज क्या करते हैं, ये एलिलीज ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करते हैं। अगर हम देखें कि फादर है, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर है, इसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, दोनों के पास प्लस प्लस की साइन है इट मीन्स दोनों के पास जो है वो कैपिटल डी है। तो जब बच्चा पैदा होगा वो पॉजिटिव होगा, फादर से भी कैपिटल डी इसके पास आ गया, मदर से भी कैपिटल डी इसके पास आ गया। फादर के पास नेगेटिव एलीली है, मदर के पास नेगेटिव एलीली है, मतलब स्मॉल डी है। तो जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा। फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। फादर के पास कैपिटल डी हैं दोनों, मदर के पास दोनों स्मॉल डी हैं। तो फादर की तरफ से कैपिटल डी आएगा, मदर की तरफ से स्मॉल डी आएगा, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि कैपिटल डी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल डी। मदर का ब्लड ग्रुप फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। फादर के पास दोनों स्मॉल डी के एलीली हैं, मदर के पास एक कैपिटल डी का एलीली है, एक स्मॉल डी का एलीली है। तो जो ब्लड ग्रुप के चांसेस होंगे वो 50% पॉजिटिव होंगे, 50% नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मदर के पास से एक कैपिटल डी आ गया तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों की तरफ से स्मॉल डी आ गए तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। फादर के पास पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, मदर का भी पॉजिटिव है, लेकिन हेट्रोजाइगस है। मतलब फादर के पास एक कैपिटल डी है, एक स्मॉल डी है, मदर के पास एक कैपिटल डी है, एक स्मॉल डी है। तो ब्लड ग्रुप कौन से होंगे? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं अगर दोनों की तरफ से कैपिटल डी आए। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है, एक की तरफ से कैपिटल डी आए, एक की तरफ से स्मॉल डी आए, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है अगर दोनों की तरफ से स्मॉल डी आए। तो इसी तरह जी ये जो मैकेनिज्म होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो एलीली होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा जो एलीली आ रहा है वो आके अगर कैपिटल डी होगा तो आर एच डी एंटीजन बनाएगा, अगर स्मॉल डी होगा तो वो आर एच डी एंटीजन नहीं बनाएगा। एक कंडीशन होती है जिसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस कहते हैं। एरिथ्रो मीन एरिथ्रोसाइट, ब्लास्ट मीन ब्लास्ट, सिस मीन कंडीशन, फिटलिस मीन फिटस। माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको फिटस कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे के रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होती है ये कंडीशन? मेटर्नल फीटल आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, कि माँ और बच्चे फीटस की जो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से, कि उनका जो आरएच है वो आपस में मैच नहीं करता। माँ का नेगेटिव ग्रुप होता है, बच्चे का पॉजिटिव ग्रुप होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कंडीशन होती है। जब एक वुमेन, नेगेटिव वुमेन एक पॉजिटिव मैन से शादी करेगी तो ये कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कंडीशन होती है। कब कंडीशन होगी? जब एक नेगेटिव वुमेन पॉजिटिव मैन से शादी करेगी। तो जब एक नेगेटिव वुमेन पॉजिटिव मैन से, ये पॉजिटिव मैन है और ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वुमेन है, जब इससे शादी करेगी तो इसके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? अभी डिपेंड करता है मेन पर। अगर मेन का जो पॉजिटिव है वो होमोजाइगस है, इट मीन्स उसके पास दोनों कैपिटल डी हैं, इट मीन्स उसके पास दोनों प्लस हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होंगे, अब ये मदर देखें नेगेटिव है और उसने पॉजिटिव के साथ शादी की, और जो पॉजिटिव मेन है वो होमोजाइगस है, मतलब दोनों उसके पास कैपिटल डी हैं। तो जो बच्चे होंगे वो 100% पॉजिटिव होंगे। अगर मेन जो है वो हेट्रोजाइगस है, मदर तो नेगेटिव है लेकिन मेन पॉजिटिव है, लेकिन हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मीन उसके पास एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, तो बच्चे जो होंगे
50% पॉजिटिव होंगे एंड 50% नेगेटिव होंगे। जब नेगेटिव वुमेन पॉजिटिव मैन के साथ शादी करेगी तो उनके बच्चे जो हैं, अगर मेन होमोजाइगस है तो 100% पॉजिटिव बच्चे होंगे, अगर मेन हेट्रो है तो 50% पॉजिटिव बच्चे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है कि जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस माँ ने जो है वो पॉजिटिव मेल के साथ शादी की है। तो पहले हम पढ़ के आए हैं कि अगर माँ नेगेटिव वुमेन शादी करेगी पॉजिटिव मेन के साथ तो इनके जो बच्चे होंगे वो हमने जैसे देखा कि होमोजाइगस हो तो 100% पॉजिटिव बच्चे होंगे, हेट्रोजाइगस हो तो 50% पॉजिटिव बच्चे होंगे। तो जब नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होता है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि प्लेसेंटा से क्या होता है कि मदर की सर्कुलेशन और बच्चे की सर्कुलेशन आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कि थोड़ा सा जो ब्लड है वो माँ के पास चला जाता है बच्चे से। बच्चा पॉजिटिव है, इट मीन्स बच्चा जो है वो थोड़े जो RH एंटीजन है वो माँ के पास आ जाते हैं उससे, ठीक है। अब माँ नेगेटिव है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव है तो उसमें RH एंटीजन नहीं होते और RH एंटीबॉडीज़ भी नहीं होते। अब ये टाइम है, RH एंटीबॉडीज़ नेगेटिव कब बनाता है, जब उसके पास पॉजिटिव ब्लड आए, जब उसके पास RH एंटीजन आए तो उन RH एंटीजन को देख के वो RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के बच्चे से थोड़ा सा जो ब्लड है वो माँ की तरफ चला जाता है। इट मीन्स बच्चा जो है वो RH माँ के पास भेजता है, तो माँ क्या करेगी, अपनी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। पहला बच्चे की तो डिलीवरी हो गई, वो तो ठीक है, उसको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर जो नेक्स्ट बच्चा है उसको मसला होगा, क्योंकि माँ ने अपने पास RH एंटीबॉडीज़ बना लिया है और उसका जो नेक्स्ट बच्चा है वो भी पॉजिटिव होगा। तो माँ के जो RH एंटीबॉडीज़ है वो प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव है, उसके पास RH एंटीजन है। तो अब माँ के एंटीबॉडीज़ आके RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे और बच्चे का जो ब्लड है वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं फिटनेस की एज में, माँ के पेट में जब बच्चा होता है। तो साइन सिम्टम इसमें कौन से होंगे, बच्चा पेल होगा, जॉन्डाइस्ड होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होगा येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज, स्किन होगी, लिवर इनलार्ज होता है, स्प्लीन इनलार्ज होती है, एनीमिया हो जाती है, आरबीसी जो है वो कम होते हैं क्योंकि आरबीसी उसके टूट रहे हैं। आरबीसी टूटने से, ब्लास्ट होने से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है बिल्यूरेबिन, तो वो रिलीज होता है, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और जॉन्डाइस की कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट, जी बिल्कुल, इंजेक्शन है आरएचओ गेम, आरएचओ डी, रोगेम के नाम से आती है। तो अब ये इंजेक्शन क्या करती है कि जब फर्स्ट डिलीवरी के बाद फ़ौरन मदर को ये इंजेक्शन लगाई दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या डिलीवरी के दौरान बच्चे उसने आज जैसे ही मदर के पास भेजे, उसका थोड़ा सा ब्लड मदर के पास आ गया, इट मीन्स उसके RH आ गए क्योंकि बच्चा पॉजिटिव था। तो इंजेक्शन आरएचओ गेम, आरएचओ डी क्या करती है, उन RH को ख़त्म कर देती है इससे पहले कि माँ एंटीबॉडीज़ बनाए। तो जब RH ख़त्म हो जाएंगे एंटीजन उस इंजेक्शन की वजह से, तो माँ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगी और एंटीबॉडीज़ जब नहीं बनाएगी तो नेक्स्ट जो कमिंग आने वाले बच्चे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जब मदर नेगेटिव है और जो है उसने शादी की है पॉजिटिव से, तो उस औरत को हर प्रेगनेंसी के बाद इंजेक्शन आरएचओ गेम लगाई जाती है ताकि वो अपनी बॉडी में RH एंटीबॉडीज़ ना बनाए और फ्यूचर में आने वाले बच्चे सेफ हों। थैंक्स।